अस्सलामुअलैकुम। आप सबको लाहौरी फिज़िसिस्ट के चैनल पर खुशामदीद कहते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं एक सेकेंड ईयर के लेक्चर से, जो कि है चैप्टर 12 से। अगर आप लाहौर पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से देखें तो फर्स्ट चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हम कहते हैं, ये दो वर्ड से मिलके बना है। अगर हम देखें, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा है स्टैटिस। इलेक्ट्रो कहते हैं चार्जेस से, जहाँ भी लफ्ज़ आएगा इलेक्ट्रो तो उसका मतलब होता है चार्जेस। स्टैटिस्टिक और स्टैटिक्स हम इस सेंस में लेते हैं कि ये स्टेशनरी के लिए यूज़ होता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इट इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। जब चार्जेस हमारे पास रुके हुए होते हैं तो हम उनकी जब स्टडी करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक में कंसीडर करते हैं। चार्जेस स्टैटिक कैसे होते हैं, इन्हें हम इलेक्ट्रिक फोर्स के ज़रिए स्टैटिक कंडीशन में लेके आते हैं और फिर इनकी डिस्कशन की जाती है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक हमारे पास एक ऐसी ब्रांच है जिसमें हम चार्जेस को स्टेशनरी कंडीशन के अंदर डिस्कस करते हैं। अगर हम देखें तो हर चीज़ के अंदर चार्जेस मौजूद हैं, क्योंकि हर चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन जो पैरामीटर्स हैं वो एटम्स हैं। हर चीज़ एटम से मिलकर बनी है और एटम्स के अंदर हमारे पास क्या है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। हम जानते हैं न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होता है, जबकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों पे चार्जेस होते हैं और उनके दरमियान जो फोर्सेस होती हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो मतलब कि लाइफ की एग्जिस्टेंस की वजह जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है चार्जेस के दरमियान। अगर हम चार्जेस की इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन के ऊपर बात करें तो इसके अंदर जो फर्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं वो है कूलम्स लॉ। अब हमने डेली लाइफ में देखा है, हमने अज्यूम किया हुआ है कि वी हैव टू काइंड ऑफ चार्जेस। हमारे पास दो तरह के चार्जेस हैं, एक है पॉजिटिव चार्जेस और दूसरे हैं नेगेटिव चार्जेस। जैसे हमने अभी एटम की बात की, तो एटम के अंदर क्या है, तो एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज किस पे है, प्रोटॉन के ऊपर है। ये चीज़ें क्या हैं, हमने अज्यूम की हुई हैं, यानी ऐसा है कि उन्हें फ़र्ज़ कर लिया कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज ही है और प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इस वजह से हमने ये अज्यूम कर लिया। अब ये चार्जेस जब एक दूसरे के करीब होते हैं तो इनके दरमियान ये फोर्स पाई जाती है। ये फोर्स की टाइप्स भी दो तरह की हैं। अगर हम फोर्स की टाइप्स देखें तो वो दो तरह की कौन सी हैं, एक हमारे पास अट्रैक्शन की फोर्सेस होती है चार्जेस के दरमियान, या फिर रिपल्शन की होती है। अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान रिपल्शन की फोर्सेस होगी, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन हो जाए, दोनों पे नेगेटिव चार्ज हो जाए तो उनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स है। लेकिन ऑपोजिट चार्जेस होंगे, मतलब एक पॉजिटिव है दूसरा नेगेटिव है, जैसे प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, तो इनके दरमियान अट्रैक्शन की फोर्सेस पाई जाती हैं। तो अब इलेक्ट्रिक फोर्सेस तो होती हैं, चार्जेस के बारे में पता हो गया कि चार्जेस भी होते हैं, उनके दरमियान फोर्सेस। अब ये फोर्स की क्वांटिटी कितनी होगी कि एक पॉइंट चार्ज दूसरी पॉइंट चार्ज पे कितनी फोर्स लगा रहा है, ये किन चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके बारे में एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम था चार्ल्स कूलम। चार्ल्स कूलम ने उसकी क्वांटिटेटिव नेचर को स्टडी करना शुरू किया और ये स्टडी उन्होंने 1784 के अंदर स्टडी की और इसके ऊपर उन्होंने एक लॉ पेश किया जिसका नाम था कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ को देखें तो चार्ल्स कूलम एक फ्रेंच मिलिट्री इंजीनियर थे और उन्होंने इसकी स्टडी करके इसकी कैलकुलेशंस की, और जब कैलकुलेशन की तो उन्होंने उस कैलकुलेशन की एक स्टेटमेंट दी। तो वो स्टेटमेंट क्या थी जो आप मैट्रिक क्लास में भी पढ़ते हैं। वो स्टेटमेंट ये थी, the force between 2 point charges is directly proportional to the product of magnitude of charges and inversely proportional to the square of the distance between them। तो इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें कि हमने ये स्टेटमेंट कह दी कि द फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to product of magnitude of charges। फॉर एग्जांपल हम कंसीडर करते हैं, इसी स्टेटमेंट को आगे लेके चलते हैं कि एक हमारे पास चार्ज Q1 है जिसकी मैग्नीट्यूड है Q1,
और एक दूसरा चार्ज Q2 है, और इनके दरमियान, इनके सेंटर्स के दरमियान डिस्टेंस आ रहा है, तो इसको हमने इस फॉर्म में लिख दी एक्सप्लेनेशन की फॉर्म में। कंसीडर 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 आर सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r फ्रॉम देयर सेंटर्स। उनके सेंटर से ये डिस्टेंस लिया गया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस F इज, अब जाहिर बात है स्टेटमेंट हमारे पास क्या करिए, अगर हम स्टेटमेंट को देखें तो स्टेटमेंट हमारे पास शो करती है द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। अब हमारे पास एक की मैग्नीट्यूड Q1 है, एक की मैग्नीट्यूड हमारे पास Q1 है, जबकि दूसरे की मैग्नीट्यूड Q2 है। उनके दरमियान डिस्टेंस r है, तो हमने कहा द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, क्योंकि हमने स्टेटमेंट में कहा है द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, बट फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्केयर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। तो हमने जो कंसीडर किया r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द वन चार्ज टू अनदर चार्ज फ्रॉम देयर सेंटर्स। इनके सेंटर्स के दरमियान r हमारे पास डिस्टेंस है, तो इन्वर्स रिलेशन आपके पास यहाँ शो कर दिया गया। इन्वर्स रिलेशन के बाद हमने ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास इक्वेशन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। हमेशा हम प्रोपोर्शनल साइन को रिमूव करते हैं, जैसे ही वो इक्वल साइन में कन्वर्ट होता है तो साथ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी इंड्यूस हो जाता है। अब ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो इंड्यूस होता है उसका k है, k हमारे पास यहाँ प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मीडियम, मीडियम की नेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है बिटवीन द टू चार्जेस। अगर इन दो चार्जेस के दरमियान, ये दो जो चार्जेस हमने डिस्कस किए हुए हैं, अगर इन दो चार्जेस के दरमियान हम कोई फ्री स्पेस ले लेते हैं, वैक्यूम ले लेते हैं, तो उसके लिए ये फार्मूला कुछ और होगा। लेकिन अगर हम इसके दरमियान कोई मीडियम इन्वॉल्व कर देते हैं तो उसके लिए फार्मूला चेंज हो जाएगा, वो भी हम इसमें ही डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो k है वो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, तो वो कहता है कि हम द 2 पॉइंट चार्ज इफ द मीडियम बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज फ्री स्पेस, अगर 2 पॉइंट चार्जेस में जो मीडियम है वो फ्री स्पेस है, फ्री स्पेस वैक्यूम है, कोई मीडियम नहीं है, देन k इज रिप्रेजेंटेड बाय, k आपके पास क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ एप्सिलॉन नॉट आता है। ये फ्री स्पेस के लिए यानी वैक्यूम के लिए होता है। ये इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट जिसे कहते हैं, इसे एक और नाम भी देते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, यानी वैक्यूम की ये परमिटिविटी है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज़ की जाती है। जहाँ भी चार्जेस होंगे वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और जो उसकी अफेक्टेंस होगी मीडियम के ऊपर, तो वो आपके पास इससे आती है एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कांस्टेंट होती है, जिसकी वैल्यू होती है 8.85 × 10⁻12 पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। अब ये हमारे पास क्या आता है, एक MCQ आता है, आपको पूछा जा सकता है द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, तो आप उसके बताएं उसकी वैल्यू 8.85 × 10⁻12 है, और इसके यूनिट्स भी आ जाते हैं, कई दफ़ा सिर्फ यूनिट पूछे पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। तो अगर आपने इसे ड्राइव करना हो तो आप इस फार्मूले से भी ड्राइव कर सकते हैं, क्योंकि इसके रेसिप्रोकल ऑफ k है तो इसके यूनिट आ देंगे कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं हमारे पास वेयर, अब k हमने कहा कि हमारे पास k होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमने बता दिया, जिसकी वैल्यू है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू कब आती है, जब हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू यही पुट करते हैं। हम एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ये पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, इक्वेशन 4 में, और हमें k की वैल्यू आ जाएगी। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये इसके साथ में यूनिट आ जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास जो कूलम फोर्स बनेगी, यही k की वैल्यू हम इक्वेशन 3 में पुट कर देंगे, जहाँ इक्वेशन 3 में इसकी वैल्यू F = k Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। तो k की वैल्यू आ जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और आपके पास इक्वेशन बन जाएगी F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। तो ये इक्वेशन 5 हो जाती है। अब यहाँ तक हम करते हैं तो ये हमारे पास इतना चैप्टर 10th क्लास में भी आप पढ़ के आते हैं, लेकिन इससे आगे क्वेश्चन जब आता है बोर्ड के अंदर, लाहौर बोर्ड के अंदर सेकेंड ईयर का जब ये क्वेश्चन आता है तो वो कहता है डिफाइन द कूलम्स लॉ, आल्सो डिस्कस द वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। तो इसमें जो एडवांस चीज़ है वो आपको वेक्टर फॉर्म भी बतानी पड़ती है।
तो वेक्टर फॉर्म में हम एक चीज़ बताते हैं सबसे पहले कि ये हमारे पास अब आ गया वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। अब वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ क्या चीज़ है? वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ है कि पहली बात है कि ये जो इलेक्ट्रिक फोर्स है, जो कूलम फोर्स हम करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कूलम फोर्स का नाम दिया जा रहा है, ये एक म्यूचुअल फोर्स है। म्यूचुअल फोर्स का मतलब है कि Q1 Q2 के ऊपर जितनी फोर्स लगा रहा है उतनी ही Q2 Q1 के ऊपर फोर्स लगा रहा है। जैसे कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, एक्शन एंड रिएक्शन, तो यहाँ भी वो भी है कि Q1 जितनी फोर्स लगाएगा Q2 पे, Q2 भी उतनी ही फोर्स लगाएगा Q1 के ऊपर। तो एक्शन की फोर्स भी है और उसके रिएक्शन की फोर्स भी है। तो आप एक और चीज़ जानते हैं, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन, तो इनकी डायरेक्शन क्या हो जाती है? ऑपोजिट होती है। तो म्यूचुअल फोर्स मतलब इक्वल फोर्स होती है दोनों की, जितनी Q1 Q2 पे लगेगा उतनी Q1 Q2 पे भी लगा देगा। इट मीन्स हमारे पास दो फोर्सेज हैं, जैसे दो चार्जेज हैं, एक Q1 है दूसरा Q2 है। अब जब हम Q1 कहते हैं, वो कहता है इफ़ Q1 एक्सर्ट अ फोर्स ऑन Q2 देन Q2 आल्सो एक्सर्ट अ इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। हमने कहा Q1 Q2 पे फोर्स लगाता है और Q2 Q1 के ऊपर भी फोर्स लगाएगा। हमारे पास Q1 Q2 है जो सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R है। यहाँ पर दो हमने फोर्स को रिप्रेजेंट किया है, एक F21 हमारे पास वो फोर्स है। अब इसमें देखें, इसमें दो पॉइंट्स आ रहे हैं, 2 1 लिखा हुआ है फोर्स के साथ। यानी कि द फोर्स एक्सर्टेड ऑन Q2 बाय Q1, यानी Q2 पे ये जिसके जो फर्स्ट आ रहा है उसके ऊपर फोर्स लग रही है और बाद में आने वाला जो उसके ऊपर फोर्स लगाने वाला है। जैसे F21 है तो फर्स्ट पहले 1 आया तो Q1 पे फोर्स लग रही है बाय Q2 की वजह से। तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें हमें अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। तो F21 हमारे पास वो फोर्स है जो Q2 पे लग रही है ड्यू टू Q1, और F12 वो हमारे पास फोर्स है जो Q1 पे लग रही है ड्यू टू Q2, यानी Q2 फोर्स लगाने वाला है। तो वो कहता है इनकी मैग्नीट्यूड तो सेम है, क्योंकि स्ट्रेंथ हमने पहले कहता है म्यूचुअल फोर्स है, ये हमने पहले ही इस चीज़ को बता दी है कि ये म्यूचुअल फोर्स है। लेकिन डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है? डिफरेंस सिर्फ एक चीज़ पे आ रहा है, इनकी डायरेक्शन के ऊपर, इनकी डायरेक्शन का डिफरेंस आ रहा है। द डायरेक्शन ऑफ दीज फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय यूनिट वेक्टर, हमने यूनिट वेक्टर से बता दिया है। F21 के लिए यूनिट वेक्टर R21, उसके ऊपर ये हैट लगाया डायरेक्शन को बताने के लिए। इसी तरह R12 ये भी हमारे पास F12 की डायरेक्शन को बता रहा है। ये दोनों आपस में इक्वल हैं। आपने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 के अंदर वेक्टर एनालिसिस के यानी वेक्टर एंड इक्विलिब्रियम के चैप्टर में जब पढ़ा होगा तो आपने देखा कि अगर दो वेक्टर्स इक्वल हों और ऑपोजिट डायरेक्शन में हो तो हम उसे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? हम कहते हैं कि R12 इज इक्वल टू R21, कि R12 और 21 आपस में इक्वल होते हैं और नेगेटिव साइन लगा के हम ऑपोजिट डायरेक्शन को शो कर देते हैं। तो हमने कहा R21 इज़ द यूनिट वेक्टर डायरेक्टेड फ्रॉम Q1 से Q2 की तरफ है और R12 Q2 से Q1 की तरफ है। ठीक है, जो इक्वेशन हमने निकाली थी इक्वेशन 5, तो ये हमारे पास थी इक्वेशन 5, F इज इक्वल टू 1/4πε0, ये हमारे पास इक्वेशन शो हो रही है। अब यही इक्वेशन इन दोनों फोर्सेस के लिए चेंज हो जाएगी। देखें, F की जगह F ही आए लेकिन 2 1 आ गया साथ, 1/4πε0 Q1 Q2 ओवर R², वो सारी वैल्यू सेम ही आई हैं, सिर्फ डिफरेंस क्या आया यूनिट वेक्टर के ऊपर। R21 लिखा गया F21 के लिए और F12 के लिए R12 लिखा गया। अब यहाँ पर हमने एक और चीज़ बता दी है कि ये दोनों यूनिट वेक्टर R12 और R21 आपस में इक्वल हैं बट दे आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो इक्वेशन 5 और 6 बन जाएगी आपके पास कि हमारे पास ये क्योंकि इनकी ये देखिए मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है, डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? इस यूनिट वेक्टर्स के ऊपर। ये भी इक्वल हैं लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, इसीलिए हमारे पास ये फोर्सेस क्या होंगी? इक्वल होंगी और ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो यहाँ पर एक्शन और रिएक्शन वाली जो थर्ड लॉ ऑफ न्यूटन है वो होल्ड कर जाता है। अब ये जो फोर्सेस हैं, द नेचर ऑफ द फोर्सेस कैन बी डिटरमिन बाय साइन ऑफ चार्जेस। साइन ऑफ चार्जेस से आप उनकी फोर्सेस की बता सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने शुरू में कहा था कि अगर सिमिलर चार्जेस होंगे तो कौन सी फोर्स लगती है दरमियान में? आपको पता है रिपल्शन की। और जब ऑपोजिट चार्जेस होंगे तो उनके दरमियान कौन सी फोर्स लगती है? अट्रैक्शन की। अगर दोनों चार्जेस Q1, अगर हम यहाँ से दे देते हैं Q1 Q2 दोनों सेम हो, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव।
अगर दोनों नेगेटिव हैं, ये भी नेगेटिव नेगेटिव, आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अगर फोर्स का साइन पॉजिटिव है, ये फोर्स का साइन क्या है? पॉजिटिव, तो इसका मतलब है कि वो दोनों चार्जेस सेम हैं और उनके दरमियान रिपल्शन की फोर्स है। और अगर फोर्स हमारे पास नेगेटिव निकल आती है तो इसका मतलब है दोनों चार्जेस ऑपोजिट है, अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव है, और उनके दरमियान जो फोर्सेस है अट्रैक्शन की फोर्स है। तो इससे आपने दो लाइनें याद रखनी है, फोर्स नेगेटिव हो तो अट्रैक्शन की फोर्स, अगर फोर्स पॉजिटिव हो तो रिपल्शन की फोर्स। ठीक हो गया? तो ये फोर्सेस हैं। अब हमने कहा था, स्टार्ट में कहा था कि इसमें हमने के इन्वॉल्व किया था और के डिपेंड कर रहा था मीडियम के ऊपर, तो इस वजह से इसका इफेक्ट ऑफ मीडियम भी हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास आ गया इफेक्ट ऑफ मीडियम। तो हम कहते हैं द मीडियम, अगर हम दो चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम, ज़्यादातर मीडियम हमारे पास इंसुलेटिंग मीडियम होते हैं, कंडक्टिंग हम रख नहीं सकते, क्योंकि कंडक्टिंग मीडियम रखेंगे तो चार्जेस तो फ्लो कर जाएंगे, उसमें से पास कर जाएंगे, तो वो स्टे तो नहीं करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में तो नहीं रहेंगे, तो हमें तो स्टैटिक कंडीशन में रखने, इसलिए इंसुलेटिंग मीडियम लेते हैं। द मीडियम बिटवीन चार्जेस अफेक्ट द कूलेंट्स फोर्स, मीडियम हमेशा अफेक्ट करते हैं। कैसे अफेक्ट करते हैं? वो कहता है अगर हम कोई इसमें इंसुलेटिंग मीडियम, इफ़ वी प्लेस इंसुलेटिंग मीडियम बिटवीन द चार्जेस विच रिड्यूस द कूलम्ब फोर्स, वो हमेशा कूलम्ब फोर्स को क्या करेंगे? रिड्यूस करेंगे। तो यहाँ से एक आपका एमसीक्यूज भी क्लियर होता है कि अगर कोई हम मीडियम इन्वॉल्व करते हैं इंसुलेटिंग मीडियम, तो कूलम्ब फोर्स क्या होगा? वो हमेशा कूलम्ब फोर्स रिड्यूस कर जाएगी। विच रिड्यूस द कूलम्ब फोर्स एज कम्पेयर टू फ्री स्पेस, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम के लिहाज से, क्योंकि मैक्सिमम वैक्यूम ही होती है, बाकी आप कोई भी मीडियम लगाएंगे तो वो फोर्स रिड्यूस कर जाएगी। विच अब ये रिड्यूस भी करती है तो एक स्पेसिफिक फैक्टर से करती है, जिसे हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं, इसे हम रिलेटिव परमिटिविटी के नाम भी कहते हैं, एप्सिलॉन आर से इसे डिनोट किया जाता है। तो जब भी हम इसे इन्वॉल्व करते हैं तो हमारे पास जो कूलम्ब फोर्स है वो बन जाती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2। अब देखिए सिर्फ हमारे पास, अगर हम दोबारा से इक्वेशन 5 की तरफ जाएं तो देखिए इक्वेशन 5 और 9 में कितना फ़र्क आ रहा है। सारी इक्वेशन क्या है? सेम है। डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? सिर्फ एक फैक्टर इन्वॉल्व हो गया एप्सिलॉन आर का। तो एप्सिलॉन आर का फैक्टर जैसे इन्वॉल्व होगा तो हम कहेंगे कि ये डिफरेंट पॉइंट्स के लिए इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ होती हैं। तो जैसे कि हमारे पास एयर के लिए उसने बताई है, इसकी वैल्यू होती है 1.006। अब ये बहुत ज़्यादा कम होती है, इसे हम अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल ले सकते हैं। तो इस तरह आपके पास ये फोर्स जो है ना, वो फ्री स्पेस की जो फोर्स है उसके इक्वल आ जाती है। तो कूलम्ब फोर्स जो हम F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 R स्क्वायर है, ये मीडियम पे है। और देखें इसमें हमारे पास फोर्स और मीडियम एक दूसरे के क्या हैं? रेसिप्रोकल कंडीशन में। अगर मीडियम आप हाई परमिटिविटी का लेंगे, जैसे कोई ग्लास ले लें या ऑयल ले लें या टेफ्लॉन ले लें, तो उनकी वैल्यू आपके पास, आप जो टेबल है बुक के अंदर 12.1 बना होगा PTB के अंदर, पंजाब टेक्स्ट बुक की बुक के अंदर, तो वहाँ से आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, वो MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये फोर्स आपके पास आती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर Q1 Q2 R स्क्वायर। तो कूलम्ब्स फोर्स, अब इसमें आपके पास कुछ MCQs भी आते हैं जो कि स्टार्ट के लिहाज से आपको देख के बताते हैं कि हमारे पास शुरू के अंदर जो फार्मूला था, जो आपके पास अब जो शुरू के अंदर हमारे पास फार्मूला था ये वाला, F = K Q1 Q2 R स्क्वायर। अगर इसमें देखें, मैं आपको कहता हूँ अगर मैं इसका डिस्टेंस डबल कर दूँ तो फोर्स क्या होगी? तो बेटा फोर्स 4 टाइम रिड्यूस कर जाती है, एक MCQ क्लियर हो जाता है। अगर मैं चार्जेस को डबल कर दूँ, दोनों चार्जेस को डबल कर दूँ, तो फोर्स क्या करेगी? वो 4 टाइम इंक्रीज कर जाएंगी, क्योंकि प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस है और जो डिस्टेंस है ना उसका स्केयर का इन्वर्स है, तो मतलब स्केयर इन्वर्स के साथ। तो इस वजह से हम बाद में इसके बारे में पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये इन्वर्स स्केयर लॉ को भी फॉलो करती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको आपके बहुत सारे पॉइंट्स इससे क्लियर हुए होंगे, और जो कि आपको इस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे, आसानी होगी, और आपके कॉन्सेप्ट्स भी बेहतर हुए होंगे। बहुत शुक्रिया आपका इस लेक्चर को सुनने के लिए। अस्सलाम वालेकुम।